सभी पत्रकार साथी, सभी कैमरा पर्सन, कांग्रेस के साथी, अमन भाई, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ पदाधिकारी, सभी साथी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया प्रभारी पवन खेड़ा जी के निर्देशन पर आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। जैसा मुकेश जी ने बताया, देश में 12 जगह आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। दिल्ली में भी अभी 1 बजे की प्रारंभ हुई होगी और मुद्दा जीएसटी का है। आज देश में जो स्थिति हम देख रहे हैं उसमें वन नेशन वन टैक्स के नाम पे जो व्यवस्था लागू की गई है वो अमीरों के द्वारा और अमीरों के लिए, ऑफ द रिच, बाय द रिच, फॉर द रिच। वास्तविक रूप में ये व्यवस्था हम इस स्वरूप में देख पा रहे हैं। आप देखेंगे कि देश में पहले डायरेक्ट टैक्स से जब राजस्व केंद्र सरकार को आता था तो मुख्य भाग सरकारों के राजस्व का इनकम टैक्स हुआ करता था। एक्साइज ड्यूटी थी, सेल्स टैक्स था जिसे बाद में वैट के रूप में हमने देखा, उससे भी वसूली हुआ करती थी। लेकिन कुछ आंकड़ों के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि वर्तमान स्थिति क्या हो गई। ये ऑफ द रिच, बाय द रिच, फॉर द रिच क्यों कहा जा रहा है? मुझे भी आश्चर्य हुआ ये आंकड़ों को पुनः देखते हुए कि आज देश की 10% उच्चतम आय की आबादी जीएसटी के माध्यम से, आप एक अनुमान गेस करिए कितने प्रतिशत राजस्व का योगदान दे रही है? 3%। देश के सबसे अमीर 10% आबादी के नागरिक जीएसटी के माध्यम से देश में विकास के और अन्य कार्यों को अंजाम देने के लिए मात्र 3% की हिस्सेदारी अदा कर रहे हैं, जबकि देश की निचली 50% आबादी 64% जीएसटी में अपना योगदान दे रही है। ये ऑफ द रिच, बाय द रिच, फॉर द रिच क्यों कहा जा रहा है? कि जो टैक्स स्ट्रक्चर बना है और बार बार बात आती है कि अमीरी और गरीबी में अंतर बढ़ता जा रहा है, ये क्यों हो रहा है? जो ज्यादा अमीर है उनके ऊपर कर का भार तुलनात्मक कम दिख रहा है और जो तुलनात्मक कम आय के स्रोत अर्जित कर पाते हैं उनके ऊपर आय के स्रोतों की अदायगी का भार कहीं ज्यादा बढ़ रहा है। अर्थात उनके पास अपने परिवार को चलाने के लिए कम पैसे बच रहे हैं और जो ऊपर का वर्ग है उनके पास पैसे ज्यादा बच रहे हैं। 3% टैक्स, 64%, 10%, 50%, 5 गुना भी कर दीजिएगा तो 15% और 64%, ये योगदान है। और यही कारण है कि जो जितने अमीर हैं उनके पास ज्यादा पैसे बच जा रहे हैं अपने आप को और अच्छे तरीके से जीने के लिए। 2 गाड़ियां हैं तो 4 गाड़ियां खरीद सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। और जो तुलनात्मक कम आय के परिवार हैं, निचला 50% हमारी आबादी, उनके पास घर चलाने के लिए पैसे नहीं रह जाते। जितना टैक्स लगेगा आप सब समझ सकते हैं, ये सारी राशि जो सामान भी वो खरीद रहे हैं उसकी अदायगी में लग जाती है और उनके पास अन्य कार्यों के लिए, परिवार चलाने के लिए कम राशि रह जाती है। और इसमें सिर्फ गरीब नहीं है, इसमें बड़ी संख्या में मध्यम वर्ग भी सम्मिलित है। तो ये वर्तमान देश की स्थिति है। जिस तरह से जीएसटी के कानून को लागू किया, हम आपने सबने देखा कि जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट जैसे जब देश आजाद हुआ था, बुलाया गया था, उसी तर्ज पे एक सेशन बुलाया गया। मान लीजिए कि ना जाने कौन सा क्रांतिकारी
व्यवस्था को देश में पुनः प्रारंभ करने वाली है उस समय की सरकार। और रात के 12 बजे लाए हुए कानून में आज इतने सालों के अंतराल में 1000 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं। 1000 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं। जो व्यवसाय करने वाला वर्ग है, कहने के लिए ऑनलाइन सुविधाएं हैं। मैं अपना जीएसटी का रिटर्न स्वयं ऑनलाइन भरता हूं क्या? बिना सीए के मैं भर सकता हूं क्या? मैं नहीं भर सकता। तो सामान्य नागरिक जिसको जीएसटी देना होता है, आज वो मजबूर है कि एक सीए के पास जाए, उनको फीस दे और तब अपना रिटर्न भरे, चाहे वो नील हो। और जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आपको अपने दुकानों में रखना पड़ रहा है, इतने प्रकार की सामग्रियां एक दुकान में आती हैं, जिसके क्रय और विक्रय का आपको हिसाब रखना है और उस हिसाब से कर अदायगी के लिए रिटर्न अपना भरना है। तो आपने सारे, छोटे बड़ों को तो खास फर्क नहीं पड़ता, छोटे स्तर के काम करने वालों के ऊपर एक और बोझ आपने आर्थिक डाल दिया, जो निरंतर चला आ रहा है। ये जीएसटी का एक स्वरूप है। एक और स्वरूप जो शायद दुनिया में, शायद किसी देश में ना हो, आज भारत में 9 जीएसटी के स्लैब विद्यमान है। जीरो से अगर आप चालू करें और 28% प्लस सेस तक आप ले जाएं, तो 9 टैक्स स्लैब जीएसटी के विद्यमान है। जब जीएसटी की चर्चा हो रही थी और कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ कभी नहीं रही, लेकिन लागू करने का एक व्यवहारिक तरीका होना चाहिए, जिसे परिकल्पना की गई थी नेट न्यूट्रल रेवेन्यू रेट की, कि एक जो आपको टैक्स मिल रहा है, सरकारों को राजस्व जो प्राप्त हो रहा है, जिससे आम जनों के लिए हमको काम करना है, तो कितना राजस्व प्राप्त हो रहा है एक्साइज और वैट सेल्स टैक्स के माध्यम से, और नई हम व्यवस्था लाएंगे तो क्या टैक्स होगा जो आमदनी सरकार के राजस्व को बरकरार रखे, और वो लगभग 14 या 15% आंका गया। उसके साथ ये व्यवस्था की गई थी कि जिन राज्यों का, मुझे लगता है मध्य प्रदेश भी उनमें होगा, छत्तीसगढ़ है ही, जो उपभोग करने वाले राज्य नहीं है, जीएसटी उपभोग पर कर है, मैन्युफैक्चर पर नहीं है, उपभोग पर कर है। और जो राज्य बनाते ज्यादा है, जहां मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा है और तुलनात्मक उपभोग करने वाले कम है, उन राज्यों को जीएसटी के स्ट्रक्चर से लगातार नुकसान होता रहा। और इसमें एक व्यवस्था बनाई गई थी, 14% प्रोटेक्टेड रेवेन्यू इंक्रीज, यानी प्रति वर्ष देश के हर राज्य की जो इन स्रोतों से, अर्थात एक्साइज और वैट के माध्यम से आमदनी प्राप्त, राजस्व प्राप्त करते थे, उनका हर वर्ष कम से कम 14% बढ़ोतरी आंकी गई। और यदि नहीं प्राप्त होगी तो जीएसटी काउंसिल में जो एक सेस पूल बनाया गया था, जो सेस लग रहा है कुछ उपभोग की वस्तुओं पे, उस सेस पूल से उन राज्यों को दिया जाएगा। आज वो भी समाप्त, वो भी बंद कर दिया गया है। अनेकों राज्यों ने मांगा, जो कि कंज्यूमर ओरिएंटेड राज्य नहीं है, जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार, बड़ी आबादी है, उपभोग करते हैं बड़ी मात्रा में, उत्पादन तुलनात्मक बहुत कम करते हैं, उनके पास गांव ऐसे होंगे जहां, और बहुत दूर दराज में बसे हुए, बहुत दूर दूर, एक घर यहाँ एक घर वहां, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, ऐसा बहुत घनी अबुझमाड़ जिसको कहते हैं, घने जंगल के क्षेत्र में बसे हुए ऐसे गांवों में बहुत दिक्कत जा रही है विकास के उन पैमानों को पहुंचाने में जो और लोगों को मिल रहे हैं। वो उनने पहले पूछा था। इसमें पहली बात, जो इंडिया गठबंधन बना था, उसका टारगेट 2024 के लोकसभा के चुनाव थे, और साथ में ये था कि प्रयास ये किया जाएगा कि राज्यों में भी जितना तालमेल बन सके हम बनाएं। तो आपने आम आदमी पार्टी की बात की, तो आपने देखा कि पंजाब में हम आमने सामने लड़े,
हरियाणा में सीट शेयरिंग हुई, लोकसभा में दिल्ली में सीट शेयरिंग हुई, गुजरात में सीट शेयरिंग हुई, कहीं हुई कहीं नहीं हुई, टीएमसी के साथ बंगाल में नहीं हुई। तो अलग अलग परिस्थितियां हैं। अभी इंडिया गठबंधन उस ढांचे में नहीं बंधा है जिसे हम ये कह सकते हैं कि एक इकाई। हमारा प्रयास है कि अलग अलग हमारे घटकों के इंटरेस्ट हैं, लेकिन देश की परिस्थिति को देखते हुए और देश के सामने जो राजनीतिक और संवैधानिक सामाजिक चुनौतियां हैं, उनको पार पाने के लिए हम एक मंच पे रहे, उसमें अंतर नहीं। हाँ बिल्कुल, राइट साइड इसमें सुरक्षा का एक पहलू है। होनहार एक पत्रकार को हमने खोया जो बहुत निर्भीकता से रिपोर्टिंग किया करते थे, और मैंने कभी कोई नेगेटिव बात उनके बारे में नहीं सुनी थी। और उनने जिस मुद्दे को उठाया वो मुद्दा था एक सड़क में भ्रष्टाचार का या गलत काम का। वो काम 50 करोड़ का टेंडर हुआ था, जो बाद में किसी कारण से मुझे डिटेल में अभी नहीं लिया हूँ, 120-125 करोड़ का हो गया। और गुणवत्ता कार्य की राशि बढ़ी, किसी कारण से बढ़ सकती है, हो सकता है उसका जस्टिफिकेशन हो सकता है ना हो, लेकिन गुणवत्ता तो होनी चाहिए। वो पत्रकार नवंबर में जब मुख्यमंत्री जी आए थे, उनके समक्ष उस बात को उठा चुके थे। पीडब्ल्यूडी मंत्री जी जो उप मुख्यमंत्री भी हैं, उनके समक्ष बात को उठा चुके थे। लेकिन जब कुछ नहीं हुआ और पुनः उन्होंने उस बात को उठाया, तो उनकी हत्या हुई। उसमें 30% से ज्यादा का रिलीफ है। टैक्स किससे लेना चाहिए? समाज रहता है, अनेकों समाज रहते हैं और पुरातन समय से समाज आ रहे हैं। व्यवस्था चलेगी कैसे? जिसके पास कुछ है उससे लोगे तो तब तो, आप जिसके पास नहीं है उनको दोगे। सरकार तो यही है, वरना सब कोई अपना अपना काम करे। सरकार का गठन आप क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं कि ऐसी व्यवस्था बने कि जिनके पास अपने साधनों से, भौगोलिक क्षेत्र के कारण से, सामाजिक कारणों से, आर्थिक कारणों से उनकी स्थिति वैसी नहीं है जैसे और किसी की। सरकारें इसीलिए बनती है, उसको करेंगे कैसे? आपको पीडब्ल्यूडी की सड़क बनानी है, जैसे बीजापुर की बात है, कैसे करेंगे? पैसा चाहिए, राजस्व चाहिए, कैसे लेंगे? टैक्स से। किससे लेंगे टैक्स? जिसके पास कम है उससे लेंगे या जिसके पास ज्यादा है उससे लेंगे? ये सामान्य टैक्स स्ट्रक्चर का की फिलॉसफी है। तो जिसके पास ज्यादा है उससे लेना चाहिए, क्योंकि लेने के बाद भी उसके पास बहुत बचा हुआ है। 27 तल्ला 30 तल्ला का घर जिसमें 5 प्राणी रहते हैं, 2 हेलीपैड बने हुए हैं, उनसे पहले लेना चाहिए या जिसके पास घर 2 कमरे का नहीं है उससे लेना चाहिए? ये फिलॉसफी है। और इस फिलॉसफी में चलता है तो उसको भी इतना मत निचोड़ो कि वो घर के अंदर बंद हो जाए, और जिसके पास नहीं है उससे भी इतना ना लो कि वो और खराब हालत में आ जाए। ये टैक्स स्ट्रक्चर की फिलॉसफी। 2 या 3 मैंने कहा, 2 या 3 नेट न्यूट्रल रेट उसके आसपास रहिए। सिन गुड्स माने जाते हैं, सिन है कि नहीं है पता नहीं, गाड़ी होना, गाड़ी खरीदना अगर सिन है, गुनाह है, तो आप ज्यादा टैक्स दो, उस पर भी विचार होने चाहिए। शराब है, उसके ऊपर तंबाकू है, सिगरेट है, इसको सिन गुड्स मान लीजिए, वो तो चलिए हो सकता है स्वास्थ्य को भी ज्यादा मात्रा में आप लीजिए तो नुकसान पहुंचा सकते हैं, कम तो चलता है, ज्यादा में नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो उसमें आपने टैक्स स्लैब भी हाईएस्ट रखा, उसके ऊपर सेस भी लगा दिया 150%, 180%, 200%, 300%। इसमें खाद्यान्न के प्रोडक्ट्स जैसे हैं, इसमें चावल पे टैक्स लगना चाहिए क्या? मेरे हिसाब से नहीं लगना चाहिए। हेल्थ है, हेल्थ के ऊपर 18% टैक्स लगना चाहिए क्या? नहीं लगना चाहिए। अगर लगाना ही है तो 5% से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। और टैक्स आप हेल्थ पे लगाते हो तो पैसा किसको मिलता है? सरकार को। और स्वास्थ्य सुविधाएं फिर सरकार देती है, तो आप इधर से ले रहे हो, इधर से दे रहे हो। माननीय सिंह साहब, माननीय सभी कांग्रेस पदाधिकारी, माननीय हमारे डिप्टी लीडर साथियों, एक ही बात है। अभी पत्रकार जी ने एक सवाल किया था कि विधानसभा में ये मुद्दा उठेगा कि नहीं।
तो मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि 39वीं बैठक जीएसटी परिषद की हुई, जिसमें प्रदेश के कई राज्यों के 16,982 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से बाकी है। उसमें मध्य प्रदेश के 750 करोड़ रुपए बाकी है। लेकिन मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 21% टैक्स आपका पेट्रोल डीजल पे लिया जा रहा है। तो सरकार, हम चाहते हैं जीएसटी कम हो, आम जनता से टैक्स कम लगे, लेकिन यहां तो सरकार ही टैक्स ले रही है। और सरकार कम करने के बजाय, जैसा सिंघदेव साहब ने कहा है कि बड़े लोगों पे टैक्स ज्यादा होना चाहिए, उनसे लेना चाहिए, लेकिन आम जनता से जो डीजल पेट्रोल हर व्यक्ति से जुड़ा है, उसमें मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टैक्स है, 5 राज्यों के सबसे ज्यादा। तो मैं समझता हूं कि सरकार चाहे तो यहाँ कम कर सकती है, लेकिन टैक्स लेना चाहती है, आपको घी नहीं पिलाना चाहती जनता को। और वो घी पी के कि क्या भ्रष्टाचार हो रहा है, कहीं कितने सोना निकल रहा है, आपको पता है। तो मैं समझता हूं कि निश्चित तौर से जीएसटी को लेके कांग्रेस ने जो सुझाव दिए थे कि टैक्स के स्लैब कम होना चाहिए, जिस प्रकार से मेडिकल पे होना चाहिए, किसानों के आपके जो इंश्योरेंस है उस पर कम होना नहीं होना चाहिए, ये कांग्रेस के सुझाव है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार जीएसटी आम जनता से पैसा लेना चाहती है, लेकिन कम नहीं करना चाहती। आज जहाँ 56 रुपए के अंदर आज पेट्रोल डीजल आ रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, लेकिन आपसे 110 रुपए 120 रुपए जो भी डीजल पेट्रोल के भाव लिए जा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि स्लैब बड़े जो उद्योगपति है उनपे कम होना, ज्यादा होना चाहिए। और एक बात और आपको बताना चाहता हूं कि निजी अंतिम उपभोग वे देश के अंदर 7.4% से 6% रह गया। और आरबीआई ने कहा था कि हमारे जो जीडीपी है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो 6.6 होना चाहिए, लेकिन आज की तारीख में 6.4 हो गया। तो ये उद्योग जगत हो चाहे आरबीआई हो, इस चिंता का सबने किया है। कई उद्योग जगत के सीईओ ने भी कहा कारों की बिक्री कम हो गई है पूरे देश के अंदर। तो इससे समझ सकते हैं कि मध्यम वर्ग किस प्रकार से सिकुड़ता जा रहा है। तो ये एक उद्योग जगत हो, व्यापार जगत हो, चाहे आम जनता की बात हो, कांग्रेस बात को जवाबदारी के साथ उठा रही है। माननीय एआईसीसी की तरफ से आए हैं, तो मैं समझता हूं कि इस पर केंद्र सरकार संज्ञान लेगी। धन्यवाद। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।